हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये एक्चुअली जो सब्जेक्ट है काफ़ी वेटेज रखता है अपना गेट और ईएससी के अंदर। तो हम उसकी वेटेज प्लस हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, कितने पार्ट्स के अंदर, ये सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अपना जो टारगेट है वो है गेट प्लस ईएससी का। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गेट की। तो गेट एंड ईएससी। तो जो गेट है वो एग्ज़ाम सबको पता है आपको कि 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स के अंदर ये जो सब्जेक्ट है 14 to 15 मार्क्स, मतलब 14 to 15 मार्क्स ओनली 100 मार्क्स के अंदर इसका वेटेज है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस वेटेज से ही आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। यदि हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की, तो उसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड स्टेज इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस होता है सब्जेक्टिव। अब प्रीलिम्स के अंदर एक्चुअली 2 पेपर होते हैं, एक तो टेक्निकल पेपर, एक नॉन टेक्निकल पेपर, राइट। अब होता यह है एक्चुअली टेक्निकल सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड 300 मार्क्स का वो पेपर होता है। अब जो 150 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें, उसके अंदर 12 to 15 क्वेश्चंस तो ओनली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आपको मिल जाएंगे। ओके। अब हम बात कर रहे हैं मेंस की। तो मेंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, आप सबको पता होगा, सब्जेक्टिव। अब उन दोनों पेपर का जो वेटेज होता है 600 का होगा, मतलब 300 + 300। अब उन दोनों पेपर को मिलाएं तो दोनों पेपर के अंदर 125 से 140 मार्क्स का आउट ऑफ 600, आप देख सकते हो ना कितना ज़्यादा वेटेज है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नॉट ओनली फॉर गेट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईएससी। और आप इन्वायरमेंटल जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको इन चीज़ों के अलावा अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सीखने में भी काफ़ी फ़ायदा होगा आप सबको, मतलब सीखने के लिए। तो अब अपन बात करेंगे कि ये जो इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग है इसको अपन कितने पार्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट जो पार्ट होगा अपना वो टोटली बेस होगा ऑन दी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ओके डियर फ्रेंड्स। पार्ट 2 होगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और जो पार्ट 3 है उसके अंदर एक्चुअली क्या है कि कभी कभी गेट और ईएससी के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम इस मिसलेनियस जो टॉपिक होता है इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो ये अपना प्लान रहेगा पूरा स्टडी करने का। अच्छा, अब और इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हमने एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया कि आप सबको पता है कि जो पानी हमारे घरों के अंदर आता है वो ऐसे तो है नहीं कि ऑटोमेटिक ज़मीन से निकल रहा है। तो उसका जो यहाँ तक पहुँचने का जो पूरा कंसेप्ट है वो सब हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। अब होता यह है कि एक्चुअली जब जैसे वाटर हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर सोर्स होने वाला है, टोटली हम बात करेंगे वाटर पे। तो जो सोर्स, जैसे हमने यहाँ पे सोर्स लिखा, तो सोर्स यहाँ पे अपना वाटर होगा। अब इस वाटर को अपने को कंज्यूमर, मतलब अपन जैसे लोग हैं इंडिया के अंदर, जो लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर्स तक पानी पहुँचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा। तो अब देखिए सोर्स से जब कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो एक तरह से हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएंगे, तो वाटर सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। अब वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो इस वाटर सप्लाई के कितने चैप्टर हैं? टोटल 5 चैप्टर, जिनके अंदर अपन डिस्कस करने वाले क्या कि जहाँ पे अपन पानी भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे उस एरिया की जो पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस में उन पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वाटर डिमांड कितना है। वाटर डिमांड भी पता लग गया, देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो वाटर हमें मिल रहा है एज ए सोर्स वो उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, तो क्वालिटी चेक करेंगे। देन उसका ट्रीटमेंट भी होगा। ट्रीटमेंट के बाद में क्या होगा, उसको हम पहुंचाएंगे कैसे घरों तक। तो उसके लिए क्या लगाना होगा अपने को, पाइप्स भी लगाने होंगे, जॉइंट्स भी लगाने होंगे, और जो भी चीज़ें अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो सब चीज़ें वो सब चीज़ें अपन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर होते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब सेकेंड है कि शोर से कंज्यूमर तक गया, लेकिन कंज्यूमर क्या है कि अपने सभी काम करके जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। अब कुछ पानी क्या है कि कलेक्ट हो जाता है या इवापोरेट हो जाता है, और कुछ पानी क्या होता है सॉइल के अंदर सबमर्ज हो जाता है। लेकिन जो वाटर कलेक्ट हुआ है किसी इस जगह पे, ओके, तो उस वाटर को दोबारा से हम सोर्स की तरह यूज करेंगे ना। एक्चुअली जो हम पानी को यूज़ कर रहे हैं उस पानी को भी ट्रीटमेंट करके दोबारा से यूज़ किया जाता है। तो उस जो वेस्ट वाटर जो है, मतलब यूज़ करने के बाद में जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को एज ए सोर्स यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो उस टॉपिक पे बेस हमारे पास
वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर भी टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरा एक तरह से ब्रीफ के अंदर मैंने समझा दिया कि कैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिस्कस करना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है, इसको मैं यदि बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, और अपना जो टारगेट है वो है कि जो भी अपना सिलेबस है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, उसको जल्दी से जल्दी कवर करना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपना जो टैबलेट है उस पर मैं आपको एक फास्ट वे के अंदर इस चीज़ को पढ़ा दूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो से सीख रहे हो, आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाए, प्लस में जो भी टॉपिक है वो एक स्टेप बाय स्टेप आपको जब दिए जाएंगे तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है मैंने, तो इसको आपको बहुत जल्दी से करवाने के लिए मैं इसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं एक्चुअली इसको टैबलेट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पढ़ाऊँगा। और यदि वहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तो मैं यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ। अब बात यह है कि जैसे जो चैप्टर 1 होने वाला है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पे, वो थ्योरी बेस है। तो अपन ये करेंगे कि जो चैप्टर 1 है वो थ्योरी बेस है, तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तो इसमें क्या है कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वो मैं थोड़ा स्पीड के अंदर आपको बताते जाऊँगा, और अच्छे से पढ़ने के लिए आप PDF से पढ़ सकते हो। वो PDF का मैं एक्चुअली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और जैसे इस वेस्ट सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर जो भी कंसेप्ट है प्लस न्यूमेरिकल्स, उनको मैं अपने हाथ से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। कंसेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो सब चीज़ें आपको सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ थ्योरी वाला पोर्शन जो होता है उसको मैं थोड़ा सा स्पीड से लूँगा, क्योंकि वो आप लोग भी खुद पढ़ सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर टॉपिक 1 है वाटर। सो हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 इज वाटर डिमांड। So first question arise in our mind, what is water demand? So water demand actually क्या है कि water demand implies water quantity estimation, the quantity of water required for municipal usage for which the water supply scheme has to be designed. So here for design water supply scheme we require two data. First one is the forecasted population, second one is the rate of consumption. Here rate of consumption is represented in LPCD or LCD. Here LCD means LPCD means liter per capita per day, या बोल सकते हैं liter per head per day. Now we will discuss about design period. So basically जो design period है वो हम जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग या एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। सपोज करो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, इन दोनों का जो है हम डिजाइन पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। बट हेयर मिनिमम हम डिजाइन करेंगे एज पर आर इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट जो मैक्सिमम डिजाइन पीरियड है डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम लाइफ ऑफ मटेरियल, मीन्स जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लाइफ है उस पर डिपेंड करेगा वो जो डिज़ाइन पीरियड है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने सीखा कि डिज़ाइन पीरियड के बारे में। अब हम बात करेंगे द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द वाटर सप्लाई स्कीम इज डिजाइन टू कैटर फॉर द फ्यूचर पॉपुलेशन इज रेफर्ड एज डिजाइन पीरियड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। जो फर्स्ट डाटा रिक्वायर्ड था वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, फोरकास्टेड पॉपुलेशन। टू डिटरमाइन फोरकास्टेड पॉपुलेशन वी हैव टू मेथड, मैथमेटिकल मेथड, second one is the graphical method. So first we will discuss mathematical method. The first method of mathematical method is the arithmetic increase method, second one is the geometric increase method, third one is the incremental increase method, fourth one is the decreasing rate of growth method. So अब हम वन बाय वन इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और वो भी बिल्कुल डीप के अंदर, तो आप वीडियो ऐसे देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो बेसिकली ये जो मेथड है यूज्ड फॉर लार्ज सिटीज एंड एस्टेब्लिश सिटीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सपोज करो क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है ईयर्स 1981, 1991, 2001, 2011, ये सब पॉपुलेशन गिवन अपने को। इनके अंदर जो पॉपुलेशन से 81 के अंदर P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश रेस्पेक्टिवली। अब हम फाइंड करेंगे हमारी जो फर्स्ट स्टेप है ये मुझे गिवन होगा। एक्चुअली ये ईयर वाला और ये पॉपुलेशन ये मुझे गिवन होगा।
और ये जो है ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालना है ये हम आपको बता रहे हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसका खाली हो जाएगा ये, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे निकालना। सो x1 इज इक्वल्स टू सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला p2 डैश माइनस p1 डैश, सेम एज x2 के लिए p3 डैश माइनस p2 डैश, x3 के लिए p4 डैश माइनस p3 डैश। फर्स्ट स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपन ने निकाल लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। सो फ्रेंड्स हेयर जो बात की जा रही है 81 से 1901, 91 से 2001, 2001 से 2012, तो इनका जो डिफरेंस है 10 ईयर्स का डिफरेंस है, और 10 ईयर्स के अंदर क्या होता है 1 डीके। सो वी कैन से हेयर वी टॉक अबाउट डीके। सो टाइम वी विल राइट टाइम इन डीके फॉर्मेट। सो n इज इक्वल्स टू मीन्स जैसे सपोज करो कि मुझे 2051 का निकालना है यहाँ पे, तो 2011 और 2051 का जो डिफरेंस है कितना हो गया 4। सो मीन्स कितने डीके हो गए 4 डीके हो गए ना, 10 ईयर्स के 4 टाइम्स। सो n इज इक्वल्स टू सिंपल 4 लिख देंगे। 2051 का पूछा तो n इज इक्वल्स टू 4, यदि और किसी का पूछेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग अपन निकाल लेंगे। यदि पूछ ले पॉइंट्स के अंदर लाइक 2035, तो 2035 के लिए और जो लास्ट वाली जो पॉपुलेशन जो अपने को पता है जिस ईयर का, उनका डिफरेंस निकाल लो 4 2। तो कितना हो गया यहाँ पे डी के तो 2 ईयर है कंप्लीट और 4 ईयर एक्स्ट्रा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2.4। सो अंडरस्टैंड। सो हेयर यदि मुझे निकालना है कि एवरेज इंक्रीज इन एवरी, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है एवरेज इंक्रीज वो इन एवरी 10 ईयर्स के अंदर हो रहा है कि नहीं बताओ। अभी मैंने जस्ट बताया था कि 10 ईयर्स को 1 डी के लेना है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स का गैप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज इंक्रीज जो हो रहा है इन एवरी 10 ईयर्स के अंदर हो रहा है। ओके, यदि मुझे निकालना है कि एवरेज इंक्रीज पर डीके पर डिकेड, अब देखो 81 में जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में कुछ नहीं हुआ, बट 91 में निकाल सकते हैं ना x1 इज इक्वल्स टू p2 डैश माइनस p1 डैश। तो 91 के लिए x1 हो गया, 2001 के लिए x2 हो गया, 11 के लिए x3 हो गया। तो यदि मुझे ये तो अलग अलग ईयर्स का अलग अलग आ गया, लेकिन यदि मुझे निकालना है एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, तो क्या करूँगा मैं x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा x बार आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलता है कि n ईयर्स आफ्टर मीन्स पॉपुलेशन आफ्टर n decade from the last known population, मीन जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन कौन सी है यहाँ पे P4 डैश। तो जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन होती है उसको P नोट अपन एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं P नोट, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो P नोट आएगा उसकी वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन होती है, मीन्स जो लास्ट ईयर का जो पॉपुलेशन गिवन होता है, जैसे इसके अंदर 2011 लास्ट ईयर है, इसका पॉपुलेशन P4 डैश गिवन है, तो इसको मैंने P नोट एज्यूम किया है। तो जो मेरा फॉर्मूला है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड फ्रॉम द लास्ट नॉन पॉपुलेशन, सो एन डिकेड के लिए कितना होगा Pn इज इक्वल्स टू P नोट प्लस एन एक्स बार। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। आपको ओनली ये फॉर्मूला लर्न करना है। एन या Pn रिप्रेजेंट आफ्टर कितने भी डिकेड के निकालना है, आफ्टर एन डिकेड इज इक्वल्स टू P नोट मीन्स फाइनल ईयर की जो पॉपुलेशन है P नोट प्लस एन, एन इज द क्या है एन नंबर ऑफ डिकेड, एक्स बार अपन निकाली लेकिन एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, तो एन एक्स बार, तो Pn इज इक्वल्स टू P नोट प्लस एन एक्स बार। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स सेकंड मेथड इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम परसेंटेज की बात करते हैं, और ये जो मेथड है यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो रहा है, यूज्ड फॉर यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटीज। ओके, इनके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे थोड़ा मेन जो डिफरेंस है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो अपन ने अभी पढ़ा था, और अब अपन स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम क्या करते हैं कि ओनली विदाउट परसेंटेज हम ऐड करते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे 100 में ऐड किया 4 104, तो अगेन जो भी ऐड होगा वो इस 104 में ऐड होगा ओनली वैल्यूज। बट
यदि हम बात करें ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, तो यहाँ पे देखो 100 + 4% तो 104। फिर अगेन यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, यहाँ पे परसेंटेज हम ऐड करते हैं। अब 104 का 4%, फिर कितना आएगा 108.1, फिर 4% अगेन निकालेंगे तो 112.5%, मीन्स परसेंटेज निकालेंगे तो 112.5, सो ऑन। तो ये सब इसके अंदर परसेंटेज के अंदर लिखा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के अंदर आगे। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है ये, उसमें गिवन है ईयर एंड पॉपुलेशन। 71 का P1 डैश, 81 का P2 डैश, 91 का P3 डैश, 2001 का P4 डैश, राइट। अब ये जो मैं अपने को जो निकालना होगा वो एक तो ये निकालना होगा खुद को इंक्रीज, एक परसेंटेज इंक्रीज, ये दोनों तो गिवन होंगे, ये भी और ये भी गिवन है। मुझे ओनली ये निकालना है परसेंटेज और एक परसेंटेज इंक्रीज, एक तो इंक्रीज एंड परसेंटेज इंक्रीज। अब इंक्रीज में क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो रो है वो खाली रहेगा, क्योंकि डिफरेंस मुझे इंक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज कब से होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये खाली रहेगा ये वाला रो। सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे तो ये P2 डैश माइनस P1 डैश इज इक्वल टू x1, फिर ये लेंगे P3 डैश माइनस P2 डैश इज इक्वल टू x2, P4 डैश माइनस P3 डैश इज इक्वल टू x3, राइट। अब हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। ये जो इंक्रीज है ये कितना परसेंटेज, मतलब ये इससे कितना है, ये इससे कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो ये मुझे इसके अंदर भी ये वाला खाली क्या रहेगा, ये रो बिल्कुल खाली रहेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन तो करना है सबके रेस्पेक्ट में। तो अब मुझे क्या करना है कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, वो भी जो पर इंक्रीज हुआ है x1, तो x1 का हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो x1 अपॉन में जो पॉपुलेशन हमारी P1 डैश वो इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया R1। x2 बाई P2 डैश किसके लिए हो गया है, जैसे ये 81 के लिए किया था, अब 91 के लिए कर रहे हैं, x2 अपॉन P2 डैश इंटू 100 R2 हो गया। अब लास्ट वाली जो पॉपुलेशन 2001 के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा x3 अपॉन P3 डैश इंटू 100 क्या हो गया R3। अब यहाँ पे जैसे अपन ने वहाँ पे निकाला था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर कि एवरेज क्या निकाले थे, एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज डिकेड परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, आर बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर बार इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर R1 R2 R3 सब मल्टीप्लाई के अंदर है टू दी पावर 1/3, मीन्स आर बार इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 की पावर 1/3। ये फॉर्मूला हो गया इसका एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालने का। ओके, यदि मुझे पता लगाना कि R1 क्या चीज़ है, तो ये जो R1 है ये क्या है, ये जो मैंने जो ये इसका जो फॉर्मेट लिखा है ये एक्चुअली है क्या, ये है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मीन जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ है, ऐसे ही तो निकाला अपन ने P2 डैश माइनस P1 डैश, जो कि क्या है x1 अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है P1 डैश। तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सिंपली x1, तो x1 अपॉन P1 डैश इंटू 100, तो ये क्या हो गया R1 हो गया। तो R1 R2 R3 ऐसे अपन सब निकाल लेंगे, ठीक है। अब यदि अपन ने ये निकाल चुके आर बार, ये तो 1 2 3 के लिए निकालना था। यदि मुझे निकालना है R1 R2 R3 सोन Rn के लिए, तो टू दी पावर 1 बाई जितने भी टर्म्स हैं n लिख दिया मैंने सिंपल, जितने भी टर्म्स के लिए निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो सिंपली यदि मुझे निकालना है पॉपुलेशन फॉर n डिकेड के लिए, यदि n डिकेड के लिए पॉपुलेशन इसके अंदर निकालना है तो क्या करना होगा मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर एक्चुअली मुझे Pn इज इक्वल टू P नोट ऑफ 1 प्लस R/100। ये फॉर्मूलाज हैं, ये सिंपली आपको लर्न करने हैं, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट वाली बात है नहीं। तो 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, तो सिंपल जो फॉर्मूला मेरे पास n डिकेड का कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड। P नोट यहाँ पे क्या है, वही मैंने बोला था कि जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन P4 डैश वो यहाँ पे P नोट हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू मैंने निकाल ली। R की वैल्यू मतलब जो R बार है वही सिंपल क्या है R है, एवरेज एक तरह से। 1 प्लस R/100 n क्या नंबर ऑफ डिकेड, जिस डिकेड की मुझे निकालना है पॉपुलेशन वो n की वैल्यू हो जाएगी। सो ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम थर्ड मेथड पे आ गए हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशन जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है वो लेस देन है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड एंड ग्रेटर देन है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके, ये याद रखना है आपको।
और इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसके लिए यूज़ करना है। मेनली जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं हो कि किससे सोल्व करना है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सदाबहार है, इससे हम सोल्व कर लेंगे उसको। अब ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये कुछ फॉर्मेट है उस क्वेश्चन का, इस वाले मेथड का, कि जैसे मुझे क्वेश्चन में गिवन है सैलरी प्लस सैलरी इन ईयर्स की सैलरी गिवन है यहाँ पे 50,000, 18 की 65,000, 19 का 90,000, 20 का है 1 लाख। अब ये मुझे गिवन हो, ये तो गिवन है राइट। अब मुझे जो निकालना है खुद से, जो करना है, एक तो निकालना है क्या, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है उसकी जो सैलरी है हर ईयर के अंदर। उसके बाद में मुझे निकालना हुआ क्या, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज, मीन जो इंक्रीज हुआ है इस पे भी इंक्रीमेंट कितना हुआ है। ओके, तो अब सबसे फर्स्ट जो स्टेप है मेरी वो है इंक्रीज निकालना। इंक्रीज निकालना मीन्स 17th का 50,000 है और 18th का ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 65,000 माइनस 50,000, 15,000 राइट। अब हम 19 और 18 के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना हो गया, 90,000 माइनस 65,000, 25,000, 1 लाख माइनस 90,000, 10,000। एक्स बार वही हो गया एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना हो गया, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3, ये एवरेज हो गया। अब जो इंक्रीज मैंने निकाला एक्स, उसके ऊपर निकालना मुझे क्या, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीमेंट, जो इंक्रीज है उस पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो फर्स्ट इसमें भी खाली था, इसमें खाली किया, इसमें ये भी रो वाला खाली हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका निकालेंगे, फिर इसके जो वैल्यू इसके साथ निकालेंगे, तो दो का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे 2 रो को क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा। अब 15,000 स्टार्टिंग है इसका और ये लास्ट सेकंड है। अब इनका इंक्रीमेंट मतलब इससे ये हुआ, मतलब 50,000 से 25,000 हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बढ़ा है ना, कितना बढ़ा, प्लस 10,000, ठीक है। फिर 25,000 से जब इसमें आएंगे 10,000 तो क्या हुआ, माइनस हुआ, कम हुआ है ना, तो माइनस कितना, 15,000। तो इसका जब मैं निकालूंगा क्या, एवरेज इंक्रीमेंटल ओवर इंक्रीज, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, बट एवरेज निकाल देंगे तो वाई बार हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 10,000 एड प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वाई की जो वैल्यू है ना, वाई बार, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जैसे कि आपके सामने ये वैल्यू आई रही है नेगेटिव के अंदर, तो ऐसा कोई नहीं है कि नेगेटिव नहीं आ सकती, कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसकी। तो ये है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, पॉपुलेशन फॉर एन डिकेड, जो स्टार्टिंग के अंदर अपन सीखे थे ना अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर, वो जितने भी डिकेड का पूछना है वो एन की वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी एन इज इक्वल्स टू, ये एक्चुअली जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये एडवांस वर्जन है किसका, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है, एक तरह से अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इसके अंदर जो कितना क्या, इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको मैंने क्या लिख दिया, सिंपल ये एन ऑफ एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार, जो कि वाई बार क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो फॉर्मूला आपको क्या ये याद रखना है, आप नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। पी एन इजिकल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस ब्रैकेट के अंदर एन ऑफ एन प्लस 1 ब्रैकेट 1/2 इंटू वाई बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो इसी मेथड के अंदर हो क्या रहा है, कि जो प्रैक्टिकली मतलब देखो कि जो क्वेश्चन बनाने वाला वो वाई बार की वैल्यू किसी भी टाइप से एक तरह से फॉर्मेट कर सकता है वाई की वैल्यू को, कि वो नेगेटिव आए, राइट, पॉजिटिव आए या जीरो आए। बट प्रैक्टिकली जब अपन देखें कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन की जो सेंसस होते हैं इंडिया में, उनके अकॉर्डिंग वाई बार की क्या इफेक्ट आया है, तो प्रैक्टिकली जो 1981, 1991, 2001, 2011, इनके अंदर अभी तक हमेशा पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ऑलवेज इंक्रीमेंट ही देखी गई है। क्या देखी गई है, इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि 81 के अंदर ज़्यादा थी यहाँ पे कम हो गई, ऐसा नहीं है। 81 में थी तो 91 के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा हुई है, ना फिर 91 में जो भी थी उससे 1 में जब हुआ है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, 1 से लेके ये। लेकिन जो पॉपुलेशन अब होगी 2021 के अंदर, मे बी उसके अंदर ऐसा हो कि ये जो वैल्यू है ना, बढ़ने की जगह क्या हो, डिक्रीज हो, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट आ सकता है। तो अब तक क्योंकि 2021 की जो सेंसस है वो तो हो ही नहीं कोरोना की वजह से, तो अभी तक अपन ये डाटा लेके चल रहे हैं 81, 91, 2001, 2011,
इन सब चारों जो सेंसेस है, इन चारों सेंसेस के अकॉर्डिंग जो वाई बार की जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली क्या है, पॉजिटिव। तो ऑलवेज यदि वाई बार पॉजिटिव है तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, ये जो वाई बार की वैल्यू थी, ये वाई बार की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यदि मैंने बोला इन अभी तक जो सेंसेस हुए हैं, तो ये ऑल ओवर जो वैल्यू है ये भी कंप्लीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन ऑफ एन प्लस 1/2, और वाई बार भी यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव। मीन्स ये ऐड होगा। यदि ये नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है इसमें से, क्योंकि ये माइनस होकर कंप्लीट को माइनस कर देता। लेकिन अब पॉजिटिव है एज पर प्रैक्टिकली, तो कंप्लीट वैल्यू मतलब अर्थमेटिक के अंदर ये एडवांस वर्जन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यदि क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली नहीं बोला, क्लियरली उसने नहीं बोला कि विच मेथड यू यूज फॉर सोल्व क्वेश्चन, तो ऐसा यदि क्लियरली नहीं बोला तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये कीप इन माइंड। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ लास्ट मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। मैथमेटिकल जो मेथड है उसका लास्ट वन है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अभी तक ये मेथड यूज नहीं हुआ, बट जैसे 2021 का जो सेंसस होगा, इसमें लग रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो जैसे इंक्रीमेंट की जगह क्या हो सकती है, डिक्रीमेंट। तो तब यदि डिक्रीमेंट होगा तो ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे यूज होगा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। सो बेसिकली अपन अब सीख रहे हैं यहाँ पे कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली कब, जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शोज ए डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये अब 2021 के अंदर में भी देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब वही यहाँ पे मुझे गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये ईयर गिवन है और पॉपुलेशन इन लैक्स के अंदर गिवन है। तो जैसे इंक्रीमेंट के अंदर क्या निकाला था, परसेंटेज इंक्रीज, इसके अंदर परसेंटेज डिक्रीज। ये एक्चुअली जो आ रही है ना, ये क्या है, डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। ये परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, वही सिंपल, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है कितने का, 25 से 30, 30 माइनस 25 5। तो जो पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे डिक्रीज पॉपुलेशन, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब x1 अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन 25 इंटू 100। अब इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4.5 अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन कौन सी लेंगे, 30, फर्स्ट में 25, इसमें 30 इंटू 100। ये सब मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लिया मैंने सबका। और लास्ट वाला क्या, ये वाला है, इसका निकलता नहीं, ये ऐसे कैसे रह जाता है, जो कि पी नोट होता है। ये एक्चुअली नॉन पॉपुलेशन होता है, पी नोट, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज हो गया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन डिक्रीज। डिक्रीज के अंदर भी कितना डिक्रीज हुआ है, जैसे इंक्रीमेंट के अंदर निकाल रहे थे अपन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इंक्रीज, इसी टाइप से परसेंटेज डिक्रीमेंट इन डिक्रीज। तो इसके अंदर वो ये फर्स्ट वाला भी क्या रह जाएगा, रो वाला खाली रह जाएगा, फर्स्ट सेकंड खाली। अब थर्ड से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो 20%, 50% क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कितना, 5%। अब यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने साइन लगाने की जरूरत है नहीं। फिर अपन 50% से इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, चलो ठीक है। 10 से जब 12, तो फिर यहाँ पे माइनस लगाए, क्यों, क्योंकि 10 से 12 तो क्या बढ़ रहा है ना, तो डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, डिक्रीज का मतलब पॉजिटिव है, और इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। जैसे इंक्रीमेंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीमेंट हो रहा है तो नेगेटिव, उसी टाइप से यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, पॉजिटिव ले रहे थे एक तरह से, और जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव ले रहे थे। अब इनका अपन क्या निकालेंगे, एक तरह से इनका एवरेज निकाल लेंगे ना, इन तीनों वैल्यूज़ का, जो कि एवरेज परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा, 2.386। ओके। और ये मैंने आपको बताया था कि फाइनल नॉन पॉपुलेशन क्या होती है, 42.18, मीन जो लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन होती है वो ये है, जिसको अपन पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मुझे पॉपुलेशन निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ 2000, पॉपुलेशन ऑफ 2010, पॉपुलेशन 2020। तो क्वेश्चन के अंदर अपन ने जो देखा था कि 50, 60, 70, 80, 90, 10, 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 10, 10 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग पूछा है। तो n की वैल्यू यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 90 से 2000 के बीच का, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे, 10 मतलब 10 ईयर मतलब 1 डिके,
तो n की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये सब n की वैल्यू यदि अपने को चाहिए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब अपन देखेंगे ये मुझे निकालना है, तो देन हाउ टू प्रोसीड, मैं कैसे प्रोसीड करूँ। तो फर्स्ट मुझे निकालना है इन जो ईयर्स है, इन ईयर्स की, जैसे इसके अंदर जो परसेंटेज डिक्रीज निकाले थे ना अपन, जैसे ये जो परसेंटेज डिक्रीज निकाले थे हर ईयर के लिए 20%, 50%, 15%, 10.145, 12.84, वैसे ही हम इन सब का 2000, 2010 जो अपने को निकालना है उन सब का 2020 का परसेंटेज डिक्रीज निकाल लिया। सबसे पहले कैसे निकाले कि जो अपन ने एक जो फाइनल वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे जो फाइनल ईयर है 1990, इसका अपन ने वैल्यू ले लिया कितना 12.84, इसकी लास्ट है परसेंटेज डिक्रीज। अब मुझे निकालना 2000 का निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो 1990 का 12.84 उसमें से माइनस करूँगा क्या, क्योंकि उसका जो परसेंटेज जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो उस कितने से हो रहा है, उसका एवरेज वैल्यू ले लूँगा। तो एवरेज वैल्यू कितना है यहाँ पे 2.386, ये एवरेज वैल्यू है जो कि मैंने निकाल रहा था डिक्रीमेंट से, वो माइनस कर दूंगा। तो परसेंटेज के अंदर कितना हो जाएगा 10.454%। तो वैसे ही अब यदि मुझे 2001 10 का निकालना है तो 10 के लिए क्या करेंगे, 2000 वाली जो वैल्यू है परसेंटेज डिक्रीज वाली वो वैल्यू लेंगे। तो जैसे इसके अंदर 10.454 आया था ये वाला, तो यहाँ पे वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट ले ली, उसमें से वो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू वो माइनस किया, तो यहाँ पे कितना हो गया ये आ गया। वैसे फिर नेक्स्ट 2020 के लिए क्या हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज, जो 10 के अंदर जो वैल्यू आई है 8.068 वो मैंने यहाँ पे लिया, देन ये परसेंटेज डिक्रीज जो यहाँ पे वैल्यू है वो है ही इक्वल टू ना 5.682। ये मैंने क्या निकाल लिया है इन सबके परसेंटेज डिक्रीज, ये सब परसेंटेज डिक्रीज निकाल ली। जैसे ये वैल्यूज गिवन थी, जैसे ये वैल्यू गिवन थी वैसे मैंने अब इन सबके निकाल ली। अब मुझे पॉपुलेशन निकालना है फॉर 2000, 2010 और 2020 के लिए। तो इसका थोड़ा सा एक अलग तरीका है 2000 का। तो जो यहाँ पे क्या 42.8 जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन मैंने बोला था पी नोट की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। पी नोट क्या है 42.8, जो लास्ट जो ईयर एक्सेप्शन के अंदर गिवन है उसकी जो पॉपुलेशन 42.88, ये लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, ये की मैंने ले लूँगा पी नोट प्लस। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, और सबके अंदर तो फॉर्मूला बेस था लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग से हम लिखते हैं ये सब चीज़ें। पहले क्या निकाल लिया अपन ने, वो निकाल लिया, सब निकाल लिया परसेंटेज डिक्रीज। तो ये पी नोट हो गया, ये क्या होगा एक तरह से ये जो परसेंटेज डिक्रीज है मीन्स 2000 के लिए जो परसेंटेज डिक्रीज है वो अपॉन में कितना 100 इंटू पी नोट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी लैक्स के अंदर 2000 ईयर के अंदर पॉपुलेशन ये आ गई, ठीक है। यदि निकालना 2010 के लिए तो वही सिंपल, क्या इसके अंदर इतनी पी नोट है, इसका जो पी नोट है वही तो होगा इसका, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये 47 है, ओके। तो जैसे इसके अंदर कितना आया सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो 42 की जगह 47 है, क्या है 47, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा, 47.362। अब 2010 के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पी नोट होगी, ओके। अब यदि पी नोट ये होगा तो प्लस जो परसेंटेज डिक्रीज है इस 2010 के लिए वो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपॉन में 100 इंटू सेम ये जो पी नोट है वो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया 51.183 लाख पॉपुलेशन हो गया। अब 2020 के लिए कितना हो जाएगा 2020 के लिए वो इसका जो वैल्यू आई है पॉपुलेशन वो इसके लिए पी नोट हो जाएगा, जो कि हो चुका है यहाँ पे पी नोट इसका, प्लस इसके लिए जो परसेंटेज डिक्रीज है अपन ने निकाला था अभी जस्ट ये वाली 5.682, ओके 5.682, इसके लिए क्या हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100 इंटू ये जो पी नोट है वो वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ पे इज इक्वल टू 54.09 लैक्स। तो ये कंप्लीट ऑल अबाउट क्या हो गया मैथमेटिकल मेथड्स फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो इसी वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई है, तो जितनी ज़्यादा यदि लंबी वीडियो होती है तो वो देखने का मन नहीं करता स्टूडेंट्स का, तो हमने सोचा कि हम यहीं इसको एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज।